दोस्तों, बॉलीवुड सुपरस्टार्स आज किसी पहचान की मोहताज नहीं है। अपनी बेहतरीन अदाकारी से उन्होंने पूरे भारत के दर्शकों के दिलों पर राज किया है। लेकिन क्या आप उनको जानते हैं जिन्होंने हिंदुस्तान में विशुद्ध भारतीय फिल्म की नींव रखी? जी हाँ, आज का ये पूरा वीडियो उसी महान शख्सियत के बारे में है जिन्होंने तमाम अड़चनों और परेशानियों के बावजूद ये करिश्मा कर दिखाया। बात तब की है जब हिंदुस्तान अंग्रेजी सत्ता के अधीन था। पाकिस्तान और बांग्लादेश भी भारतीय उपमहाद्वीप का हिस्सा थे। तब बंबई प्रेसिडेंसी के अधीन नासिक के निकट त्र्यंबकेश्वर में 30 अप्रैल 1870 को ब्राह्मण परिवार में एक बच्चे का जन्म होता है। नाम रखा जाता है धुंधीराज गोविंद फाल्के, जिन्हें आगे चलकर दादा साहब फाल्के के नाम से भी जाना जाता है। जी हाँ, ये वही दादा साहब फाल्के हैं जिनके सम्मान में भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार भारतीय फिल्मों में आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। साल 2023 का ये सम्मान करोड़ों दिलों पर राज करने वाली मशहूर फिल्म अभिनेत्री वहीदा रहमान जी को दिया गया है। लेकिन आज बात दादा साहब फाल्के की, जिन्होंने हिंदुस्तान में विशुद्ध भारतीय फिल्मों की नींव रखी, जिन्हें भारतीय फिल्म जगत का पितामह कहा जाता है। दादा साहब फाल्के कुल 7 भाई बहन थे, जिनमें 4 बहनें और 3 भाई थे। फाल्के के बड़े भाई और फाल्के के बीच उम्र में कुल 12 वर्ष का अंतर था और इनके ये बड़े भाई आगे चलकर बड़ौदा में दीवान यानी चीफ एडमिनिस्ट्रेटर के पद पर कार्यरत होते हैं। अतः दादा साहब फाल्के की प्राथमिक शिक्षा तो त्र्यंबकेश्वर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई बंबई में पूरी होती है। दरअसल बंबई के विल्सन कॉलेज में उनके पिताजी को संस्कृत के प्रोफेसर के पद पर नियुक्त किया जाता है, जिससे उनका पूरा परिवार बंबई में ही शिफ्ट हो जाता है। बंबई में बोर्ड एग्जाम्स पास करने के बाद दादा साहब फाल्के सर जे स्कूल ऑफ आर्ट से चित्रकला में 1 साल का कोर्स कंप्लीट करते हैं। इसके बाद 1886 में वे अपने बड़े भाई के पास बड़ौदा में शिफ्ट हो जाते हैं। वही बड़े भाई जो बड़ौदा में दीवान के पद पर कार्यरत थे, वहां कला भवन बड़ौदा से ही ऑयल पेंटिंग एवं वाटर कलर पेंटिंग के साथ साथ फोटोग्राफी की शिक्षा भी प्राप्त करते हैं। इसी बीच बड़ौदा में ही एक मराठी लड़की से उनकी शादी भी हो जाती है। डिग्री मिलने के बाद सन 1890 में वे एक सस्ता सा कैमरा खरीदते हैं और फोटोग्राफी में एक्सपेरिमेंट करना शुरू कर देते हैं। कला भवन के प्रिंसिपल की मदद से सन 1891 में फोटोग्राफी से संबंधित तकनीकी ज्ञान हेतु 6 माह का कोर्स करने रतलाम चले जाते हैं, जहां वे 3 कलर ब्लॉक मेकिंग, डार्क रूम प्रिंटिंग आदि की तकनीकी शिक्षा प्राप्त करते हैं। लौटने के बाद उन्हें कला भवन बड़ौदा के फोटो स्टूडियो और लेबोरेटरी को यूज करने की अनुमति मिल जाती है, जिसके बाद वे अपना फोटोग्राफी का बिजनेस शुरू करते हैं। बिजनेस कुछ खास नहीं चलता और 1895 में फोटोग्राफी के लिए गोधरा शिफ्ट हो जाते हैं। लेकिन 5 साल बाद सन 1900 में फैले प्लेग में उनकी पत्नी और बच्चे का निधन हो जाता है और वे बड़ौदा वापस आ जाते हैं। यहाँ उन्होंने फिर से फोटोग्राफी का काम शुरू किया, लेकिन तब तक पूरे बड़ौदा शहर में ये अफवाह फैल चुकी थी कि फोटो खिंचवाने के दौरान कैमरा मानव शरीर से एनर्जी को खींचता है, जिससे उसकी मृत्यु भी हो सकती है। लास्टली उन्हें ये काम छोड़ना पड़ा। कैमरे के प्रति फोटोग्राफी के उनके रुझान का पता इसी से चलता है कि उन्होंने इसे 2 बार प्रोफेशन के तौर पर अपनाने की कोशिश की, लेकिन पहली बार फैले प्लेग में उनकी पत्नी की मृत्यु ने उन्हें निराश किया, तो दूसरी बार फैले अफवाह ने अवरोध डाला। अंततः उन्होंने ड्रामा कंपनीज के लिए स्टेज कर्टेन्स की पेंटिंग का काम शुरू किया। यहाँ कला भवन बड़ौदा में सीखा हुआ उनका हुनर काम आया। इसी दौरान सन 1902 में सरस्वती बाई से इनकी दोबारा शादी होती है। सन 1903 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में उन्हें फोटोग्राफर और ड्राफ्ट्समैन का काम मिलता है, लेकिन इस काम में उनका मन नहीं लगता और 1906 में उन्होंने इस्तीफा दे दिया। फिर उन्होंने पार्टनरशिप में बंबई के लोनावाला में प्रिंटिंग प्रेस का काम शुरू किया। बिजनेस चल पड़ता है। सन 1909 में वे कलर प्रिंटिंग से जुड़े मशीनरी को खरीदने के लिए जर्मनी की यात्रा पर भी जाते हैं।
लेकिन पार्टनर्स के बीच हुए अनबन के कारण फाल्के साहब ने बिना कोई लाभ लिए पार्टनरशिप को छोड़ दिया। इसके बाद कई फाइनेंसर्स ने दादा साहब फाल्के को प्रिंटिंग प्रेस खोलने का ऑफर दिया, लेकिन फाल्के साहब ने सबको मना कर दिया। अब तक दादा साहब फाल्के कई आधुनिक स्किल्स के धनी हो चुके थे, चित्रकारी, पेंटिंग, प्रिंटिंग और सबसे आधुनिक कला कलर फोटोग्राफी। इसके अलावा रंगमंच और नाटक कंपनी के साथ काम करके उन्होंने अभिनय, लेखन, मेकअप, कॉस्ट्यूम आदि की जानकारी भी प्राप्त कर ली थी। 14 अप्रैल 1911 दादा साहब फाल्के अपने बड़े बेटे के साथ एक फिल्म देखने जाते हैं, नाम अमेजिंग एनिमल्स। तब इस तरह की विदेशी फिल्में ही दिखाई जाती थी। फिल्म में कोई कहानी नहीं होती थी, किसी घटना को कैमरे में कैद कर प्रोसेसिंग के बाद उसे पर्दे पर दिखाया जाता था। लेकिन तब के लिए यही बहुत बड़ी बात थी। कुर्सी पर बैठकर वाइल्ड एनिमल्स देखना बिना किसी साउंड के बेहद रोमांचकारी था। पहली बार देखने वाले दर्शकों को ये डर भी था कि कहीं पर्दे पर उनकी ओर आता हुआ कोई जानवर पर्दे से कूदकर बाहर न आ जाए। दादा साहब फाल्के के बेटे ने घर जाकर अपने अनुभव के बारे में सबको बताया, लेकिन किसी ने भरोसा नहीं किया। सो अगले दिन दादा साहब फाल्के अपने पूरे परिवार को वही फिल्म दिखाने ले जाते हैं, लेकिन ईस्टर होने की वजह से उस दिन दूसरी फिल्म दिखाई जाती है। नाम था द लाइफ ऑफ क्राइस्ट। और यही वो पल था जब फाल्के साहब के दिमाग में विशुद्ध भारतीय फिल्म की शुरुआत करने का बीज अंकुरित होता है। मन ही मन वे विदेशी संस्कृति और विदेशी देवताओं के स्थान पर भारतीय संस्कृति और भारतीय आदर्श देवताओं की परिकल्पना कर रहे थे। बस फिर क्या था, उन्होंने ठान लिया कि वे चलचित्र का निर्माण करेंगे। अगले 1 साल तक फिल्म निर्माण संबंधी जानकारियां जुटाने में लगे रहे। उस जमाने में ना तो गूगल था, ना ही इंटरनेट और ना ही टेलीविजन। जानकारी जुटाना इतना आसान नहीं था। वे फिल्म संबंधित जानकारी जुटाने में फिर भी लगे रहे। कैटलॉग, फिल्म से जुड़े मैगजीन्स, जो भी मिलता उसे एकत्रित करते जाते। उन्होंने एक छोटा फिल्म कैमरा खरीदा और कुछ रीलें भी खरीदी। वे हर रोज फिल्म देखते और फिल्म मेकिंग आर्ट को जानने की कोशिश करते। अंत में उन्होंने फिल्म निर्माण की तकनीकी ज्ञान हेतु लंदन जाने का निर्णय लिया। पैसों के अभाव में उन्होंने अपने 12,000 रुपए की बीमा पॉलिसी गिरवी रखी, जिससे उन्हें 10,000 रुपए प्राप्त हुए और 1 फरवरी 1912 को वे लंदन के लिए रवाना हुए। वहां उनकी मुलाकात साप्ताहिक पत्रिका बाइस्कोप के संपादक से होती है। अपना परिचय देते हुए बताते हैं कि वे इस पत्रिका के नियमित पाठक हैं और अपने आने का उद्देश्य भी। संपादक महोदय ने बताया कि यहाँ यानी लंदन में ये कुछ खास नहीं चलता। हिंदुस्तान अभी इस बदलाव के लिए तैयार नहीं है। उनकी ये टिप्पणी अपने आप में हतोत्साहित करने वाली थी, लेकिन फाल्के साहब के फिल्म निर्माण के प्रति जुनून को देखते हुए बाइस्कोप के संपादक ने उनकी मुलाकात वॉल्टन स्टूडियो के फिल्म निर्देशक, निर्माता, पटकथा लेखक सेसिल हेपवर्थ से करवाई। सेसिल हेपवर्थ ने दादा साहब को स्टूडियो के सभी विभागों में जाने की अनुमति दे दी ताकि वे फिल्म निर्माण संबंधी सभी तकनीकों को समझ सकें। सेसिल हेपवर्थ की सलाह पर ही दादा साहब ने 50 पाउंड में विलियमसन कैमरा खरीदा, कोडक रॉ फिल्म और एक परफोरेटर का भी ऑर्डर दिया। 2 महीने बाद 1 अप्रैल 1912 को वे भारत लौट आए। बिना एक दिन भी समय गंवाए उसी दिन उन्होंने फाल्के फिल्म कंपनी की स्थापना की और फिल्म निर्माण संबंधी तैयारियों में जुट गए। उन्होंने हरिश्चंद्र के ऊपर फिल्म बनाने का निर्णय किया और इसकी पटकथा भी लिखी। इस तरह भारतीय सिनेमा जगत की पहली फिल्म बनने को तैयार थी, लेकिन रुकावटें अभी खत्म नहीं हुई थी। फिल्म बनाने के लिए पैसे चाहिए थे। फाइनेंसर की तलाश शुरू हुई जो फिल्म निर्माण हेतु पैसा दे सकें, जिसे आज की तारीख में हम फिल्म प्रोड्यूसर कहते हैं। कोई भी फाइनेंसर तैयार नहीं था, और हो भी क्यों, ये अपने आप में हिंदुस्तान में घटित हो रही पहली घटना थी। फिल्म बन भी पाएगी या नहीं, बन गई तो फिल्म चल पाएगी या नहीं, जैसे तमाम सवाल उनके सामने थे। तब दादा साहब फाल्के ने एक तरकीब निकाली। उन्होंने एक शॉर्ट फिल्म बनाने का निर्णय लिया जिसमें कुछ खास इन्वेस्टमेंट की जरूरत नहीं थी। घर के अंदर ही गमले में मटर के कुछ बीज बोए। उस बीज के उगने, अंकुरित होने और परिपक्व होने तक का शॉट प्रतिदिन अपने मोशन कैमरा से लेते रहे। इस प्रोसेस में उन्हें महीनों लग गए। इस तरह एक मटर के पौधे के विकसित होने पर एक फिल्म बनी। फिल्म का नाम रखा गया अंकुराची वध। कुछ मिनटों की बनी इस फिल्म को चुनिंदा दर्शकों को दिखाया गया ताकि उन्हें फिल्म निर्माण हेतु पैसा देने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके। दादा साहब फाल्के इसमें सफल रहे और कुछ लोग उन्हें फिल्म निर्माण हेतु पैसा देने के लिए तैयार हो गए। अगली चुनौती जो उन्हें झेलनी पड़ी वो थी अभिनय हेतु कलाकारों के चयन में, जिसे आज की तारीख में कहते हैं कास्टिंग।
अब तो कास्टिंग डायरेक्टर्स भी होते हैं जो स्क्रिप्ट के हिसाब से एक्टर्स की कास्टिंग करते हैं, लेकिन तब दादा साहब फाल्के को ही सब कुछ करना था। उन्होंने विभिन्न समाचार पत्रों में फिल्म के लिए आवश्यक कलाकारों हेतु विज्ञापन प्रकाशित किया। पुरुष पात्रों के लिए मेल एक्टर्स तो मिल गए, लेकिन स्त्री चरित्र को निभाने के लिए उन्हें एक भी फीमेल नहीं मिली। उन्होंने नाटक कंपनीज में भी अप्रोच किया, बात नहीं बनी तो रेड लाइट एरिया में भी गए, लेकिन उन्होंने भी काम करने से सीधे मना कर दिया। दरअसल तब फिल्मों में काम करना स्त्रियों के लिए बुरी बात समझी जाती थी, समाज इतना उन्मुक्त नहीं था। दादा साहब फाल्के बेहद परेशान थे। तभी उनकी नज़र एक रेस्तरां में काम करने वाले एक रसोइये पर पड़ी। वो था तो पुरुष ही, लेकिन उसकी लचक, चाल ढाल, हाव भाव स्त्रियों वाली थी। दादा साहब फाल्के ने उससे बात की और वो तैयार भी हो गया। नाम था अन्ना हरी सालुंके। फिल्म शूटिंग से संबंधित लगभग सारी तैयारियां हो चुकी थी, रिहर्सल भी हो चुका था। दादा साहब को अगला झटका तब लगता है जब फिल्म अभिनेत्री अन्ना हरी सालुंके अपनी मूछें मुड़वाने से मना कर देता है। तारामती उर्फ कृष्णा साळुंके। दादा साहब ने उसे खूब समझाया कि मूछों के साथ फिल्म की अभिनेत्री कैसे बन सकते हो, और मूछों का क्या है, शूटिंग के बाद फिर से बढ़ा लेना। अंततः अन्ना हरी सालुंके मान जाता है। फिल्म शूटिंग शुरू होती है। राजा हरिश्चंद्र की भूमिका निभाते हैं दत्तात्रेय दामोदर दाबके और रानी तारामती की भूमिका निभाते हैं अन्ना हरी सालुंके। 4 रीलों वाली 3700 फीट लंबी फिल्म बनकर तैयार होती है। तब संभवतः इनमें से बहुत सारे कलाकारों को नहीं पता था कि वे इतिहास रचने जा रहे हैं। आखिरकार वो दिन आ ही गया जिसे भारतीय सिने जगत का ऐतिहासिक दिन कहा जाता है। देश की पहली विशुद्ध हिंदुस्तानी फिल्म बनकर रिलीज होने को तैयार थी, जिसके निर्माता, निर्देशक, अभिनेता, मेकअप आर्टिस्ट सब कुछ भारतीय ही थे। हालांकि रिलीज से पहले चंद दर्शकों के लिए 21 अप्रैल 1913 को फिल्म का प्रीमियर बॉम्बे के ओलंपिया थिएटर में रखा गया था और फाइनली 3 मई 1913 दिन शनिवार को कोरोनेशन सिनेमा बॉम्बे में इसे रिलीज किया गया। फिल्म का नाम था राजा हरिश्चंद्र और ये फिल्म भारतीय उप महाद्वीप की पहली फुल लेंथ फीचर फिल्म बनी। तब दादा साहब फाल्के ने 15,000 रुपए में इस फिल्म को बनाकर भारतीय फिल्म जगत की नींव इतनी मजबूत रखी कि आज ये इंडस्ट्री न सिर्फ सबका मनोरंजन कर रही है, बल्कि हजारों हजार करोड़ का बिजनेस भी कर रही है। इस तरह ये भारत की पहली मूक फिल्म बनी। तब डबिंग की तकनीकी व्यवस्था विकसित नहीं हुई थी। कलाकार अपने हाव भाव से, बॉडी मूवमेंट से ही भावनाओं को संप्रेषित करते थे। दादा साहब फाल्के भारतीय फिल्म जगत के पहले निर्माता, निर्देशक, लेखक, मेकअप मैन, एडिटर आदि बने। सालुंके प्रथम फिल्म अभिनेत्री बना जो कि एक पुरुष था और पेशे से रसोइया। इसके बाद दादा साहब फाल्के अपनी जन्मस्थली नासिक शिफ्ट हो जाते हैं। वहीं उन्होंने 2 और फिल्मों का निर्माण किया, मोहिनी भस्मासुर और सत्यवान सावित्री। मोहिनी भस्मासुर पहली फिल्म बनी जिसमें महिलाओं ने अभिनय किया। 2 जनवरी 1914 को ओलंपिया थिएटर बॉम्बे में रिलीज हुई इस फिल्म में दुर्गाबाई कामत ने पार्वती और उनकी बेटी कमलाबाई गोखले ने मोहिनी की भूमिका निभाई। तीसरी फिल्म 6 जून 1914 को प्रदर्शित की गई। तीनों ही फिल्मों को दर्शकों का भरपूर प्यार मिला और व्यावसायिक रूप से सफल रहीं। दादा साहब फाल्के 1 अगस्त 1914 को अपनी तीनों फिल्में लेकर लंदन जाते हैं और बाइस्कोप के संपादक मित्र की सहायता से अपनी फिल्मों की कुछ स्क्रीनिंग रखते हैं, जिसमें वॉल्टन स्टूडियो के सेसिल हेपवर्थ के साथ साथ अन्य निर्माता, निर्देशक भी पहुंचते हैं। उनके फिल्मों के तकनीकी पक्ष की जमकर तारीफ होती है। उन्हें कई अच्छे ऑफर्स भी मिलते हैं जिसे उन्होंने स्वीकार नहीं किया। उनका एक ही जवाब था कि वे भारत में रहकर भारतीय फिल्म बनाना चाहते हैं। फिल्म सेतु बंधन को 1932 में रिलीज किया गया था। तब बोलती फिल्मों का चलन प्रारंभ हो चुका था। 14 मार्च 1931 को पहली बोलती फिल्म आलम आरा रिलीज हो चुकी थी। इसलिए मूक फिल्म सेतु बंधन को थिएटर मिलने में दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हालांकि पहली बोलती फिल्म आलम आरा के निर्देशक आर्दशीर ईरानी की सलाह पर इसे हिंदी में डब कर पुनः 1934 में रिलीज किया गया, लेकिन फिल्म व्यावसायिक रूप से कुछ खास सफल नहीं रही। दादा साहब फाल्के ने एकमात्र बोलती फिल्म गंगावतरण का निर्माण किया, जो उनके द्वारा निर्देशित निर्मित आखिरी फिल्म भी थी। इस फिल्म का निर्माण उन्होंने कोल्हापुर रियासत के महाराजा राजाराम तृतीय के निवेदन पर किया था।
2.5 लाख की बजट से ये फिल्म अगले 2 साल में बनकर तैयार हुई। 6 अगस्त 1937 को रॉयल ओपेरा हाउस बॉम्बे में इसे रिलीज किया गया। बढ़ती उम्र के साथ उन्होंने फिल्मों से संन्यास ले लिया, फिर वे नासिक में शिफ्ट हो गए। वहीं उन्होंने 16 फरवरी 1944 को अपनी अंतिम सांसें ली। भारतीय सिनेमा के जन्मदाता, भारतीय फिल्मों के पितामह श्री दादा साहब फाल्के के सम्मान में भारत सरकार ने उनकी 100वीं जयंती पर सन 1969 में भारतीय फिल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार उनके नाम पर फिल्मों में आजीवन योगदान के लिए दिए जाने की परंपरा की शुरुआत की। सन 1969 में सर्वप्रथम ये पुरस्कार फिल्म अभिनेत्री देविका रानी जी को दिया गया। उसके बाद कई बड़े सितारों को फिल्मी जगत में आजीवन योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया गया। मसलन पृथ्वीराज कपूर, देव आनंद, यश चोपड़ा, प्राण, मन्ना डे, शशि कपूर, विनोद खन्ना, वहीदा रहमान आदि। फिल्मी जगत में ये अवार्ड प्राप्त करना काफ़ी सम्मान की बात होती है। दोस्तों, वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो एक लाइक तो बनता है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जल्द मिलते हैं ऐसे ही किसी अगले वीडियो में।